कहते हैं मुंबई कभी सोती नहीं, लेकिन आज समंदर की लहरें भी थम गई थी। आज पहली बार इस शहर ने किसी इंसान के लिए अपनी धड़कनें रोक दी थी। कुछ मछुआरे हर दिन की तरह मुंबई के समंदर में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। एक जायंट वॉरशिप जिसके चारों तरफ सैकड़ों फाइटर जेट्स चल रहे थे, मुंबई के किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शहर में अब आग की तरह यह खबर हर न्यूज चैनल पर घूम रही थी। This is insane! ये तस्वीरें सीधे मुंबई के समंदर से आ रही हैं। एक वॉरशिप जिसे सैकड़ों फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट कर रहे हैं। सड़कों पर पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। Is इंडिया अंडर अटैक? ये हलचल सिर्फ मुंबई में ही नहीं थी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कोहराम मचा हुआ था। यस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। नो सर, इट्स नॉट एन अटैक, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। असल में सर, वज्र वापस आ रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो वो पूरे शहर को शमशान बना देगा। समंदर के किनारे पर सैकड़ों जवान वज्र के लिए खड़े थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार जनरल राठौड़ को था। 7 साल, पूरे 7 साल हो गए विराज। जिस दिन तुम गए थे उस दिन तुम्हारी आंखों में टूटे हुए सपनों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम एक तूफान बनकर लौट रहे हो। दरअसल 7 साल पहले पिता की मौत के बाद विराज की शादी सानवी से करवाई गई थी। लोगों को लगा था कि खन्ना एम्पायर का भविष्य सुरक्षित हो गया है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक दिखावा था। शादी की अगली सुबह धोखे का खेल शुरू हो चुका था। विराज के अपने दादा हरीश खन्ना ने उसे सरहद पर मौत के मुंह में धकेल दिया था, ताकि विराज कभी लौट ही ना सके और सारी जायदाद उसके दूसरे बेटों को मिल जाए। मगर किस्मत ने करवट बदली। जिसे मरने भेजा गया था वही आज वज्र बनकर लौटा था, अपने हक और बदले की आग के साथ। जनरल राठौड़ अपने इन ख्यालों में डूबे हुए थे। तभी वॉरशिप का दरवाजा खुला और फिर वो जहाज से उतरा। एक ऐसा चेहरा जिस पर ऐसा तेज था कि सूरज भी उसके आगे शर्मा जाए। कदमों में ऐसी धमक थी कि जमीन का सीना चीर दे। उसको देखकर सभी सैकड़ों सैनिकों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, वेलकम बैक महायोद्धा वज्र। वज्र ने उन सब की तरफ बिना देखे सीधा जनरल राठौड़ के पास जाकर कहा, जनरल, आपने उन सब के बारे में पता किया? जनरल राठौड़ ने विराज यानी कि वज्र को सल्यूट करते हुए कहा, आपके पिता की कंपनी आपके दादा ने अपने कंट्रोल में ले ली है और आपके चाचा अब उसे संभालते हैं। ये सुनते ही विराज की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गईं। उसने जनरल राठौड़ की तरफ देखकर कहा, ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। चलो अब बदले का वक्त आ चुका है। तभी जनरल राठौड़ ने वज्र से कहा, आज आपके दादाजी का 72वां जन्मदिन है। उस वजह से खन्ना विला में जश्न का माहौल है। ये सुनते ही विराज ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो फिर दादाजी को उनके जन्मदिन का सबसे बेहतरीन तोहफा देने का वक्त आ गया है। एक तरफ जहां देश का रक्षक महायोद्धा वापस आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी के घर में उसके परिवार की इज्जत नीलाम हो रही थी। खन्ना मैंशन में हर तरफ जश्न का माहौल था। आज फैमिली के हेड हरीश खन्ना का 72वां जन्मदिन था। तभी हरीश के सबसे छोटे बेटे ने आगे आते हुए कहा, डैड ये देखिए, ये मैंने आपके लिए ग्रीस से मंगवाया है, इंपोर्टेड आर्ट पीस। इस जश्न भरे माहौल में 2 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। ये 2 थे विराज की मां रूपा और बहन अदिति। रूपा के पास अपने ससुर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों बेबस वहां चुपचाप खड़ी हुई थी। तभी रूपा की देवरानी शमा ने कहा, अरे अरे भाभी, आप यहाँ कोने में क्या कर रही हैं? जरा रोशनी में तो आइए। आखिर आप भी तो परिवार का हिस्सा हैं, चाहे आपकी औकात ना हो। अदिति कुछ बोलने जा रही थी, मगर शमा ने उसका हाथ पकड़कर चुप करवा दिया था। रूपा अभी किसी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। वो अदिति के साथ आगे बढ़ने लगी तो शमा ने पैर लगा के उसे जमीन पर गिरा दिया। अरे भाभी, आप तो पहले से भी ज्यादा गिर गई हैं। लगी तो नहीं आपको? सभी लोग वहां पर खड़े हंस रहे थे। अदिति ने अपनी मां को उठाते हुए कहा, मॉम चलते हैं यहां से, बहुत हो गया। मगर रूपा भी मजबूर थी। उसने अदिति का हाथ कसकर दबाते हुए कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें उनकी मदद लेनी ही होगी। शमा ने रूपा की बात सुनकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटी की बात मान ले,
और निकल जा अपने इस कलंक को साथ में लेकर। रूपा हिम्मत करके खड़ी हुई और सीधे विराज के दादा हरीश से बोली, पापा जी, मुझे पैसों की जरूरत थी। अदिति का एडमिशन एक बड़े कॉलेज में हुआ है, उसकी फीस। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब लोग उन दोनों की तरफ घूर कर देख रहे थे। तभी शमा ने अपना नाटक शुरू कर दिया था। क्या भाभी, आप भी अपनी बेटी से पापा जी के जन्मदिन के दिन भीख मंगवा रही हैं? अरे और कितना गिरेंगी आप? तभी अदिति की छोटी चाची आगे आई और मुंह बिगाड़ कर बोली, पापा जी के जन्मदिन पे एक तोहफा तो लाया नहीं गया और पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आई? इतने सालों से इसी घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो, और कितने पैसे चाहिए? जिन लोगों की कुछ साल पहले तक रूपा के सामने आवाज नहीं निकलती थी, आज वही लोग उसे अपनी जूती समझते थे। जिस दौलत के नाम पर आज ये सब उछल रहे थे, उस पर हक सिर्फ विराज, रूपा और अदिति का था। मगर रूपा अभी भी चुप थी और यही चुप्पी अदिति से बर्दाश्त नहीं हुई। चलो मां, हो गई तसल्ली आपको? अब मेरी पढ़ाई आपकी इज्जत से बढ़ के नहीं है। जब हमारा अपना ही हमें छोड़ के चला गया तो ये सब तो नाम के रिश्ते हैं। रूपा जानती थी कि अदिति सही कह रही थी, लेकिन रूपा को अपनी बेटी का पूरा फ्यूचर दिख रहा था। उसने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, पापा जी, ये एडमिशन अदिति के लिए बहुत जरूरी है, अगर आप मदद कर देते तो। तभी हरीश खन्ना ने रूपा की तरफ आंख दिखाते हुए कहा, एक शर्त पर। तेरे बेटे विराज की विधवा सानवी बहुत दुखी होगी ना, वो उसे भेज दे। यहाँ बहुत लोग हैं जिनको वो खुश रख सकती है, समझ रही है ना? उसके बदले में ले जा पैसे। इतना बोलकर वो जोर से हंस पड़ा। आपकी बहू है पापा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? रूपा ने भारी आवाज में कहा। तभी हरीश खन्ना ने रूपा की तरफ आंख दिखाते हुए कहा, बस हुआ तुम्हारा ये नाटक। तुम और तुम्हारी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले मेरा बेटा खा गई और अब क्या बचा है खाने को? ये सुनते ही अदिति का गुस्सा अब आपे से बाहर हो गया था। उसने अपनी मां का हाथ थामकर आग बरसती आवाज में कहा, बस मॉम, बहुत हो गया इनका। अरे जीना तो आपने हमारा हराम कर रखा है दादाजी, और जिस दौलत पर आप ये जश्न मना रहे हैं ना, वो मेरे पापा के खून पसीने की है। आपने वही हमसे हड़पी है, शर्म आनी चाहिए आपको। ये सुनते ही अदिति का चाचा विजेंद्र खड़ा हो गया। गुस्से में बोला, ए, अपनी औकात में रहकर बात कर लड़की, वरना तेरी और तेरी मां की खाल यहीं खींच दूंगा। तभी अदिति ने और भी तेज आवाज में कहा, आप अपनी औकात याद रखिए। अगर आज मेरे पापा जिंदा होते ना, तो तुम सबको पता चलता, वही फटेहाल जिंदगी जी रहे होते। ये सुनते ही विजेंद्र खड़ा हुआ और अदिति को मारने के लिए आगे बढ़कर आया ही था कि तभी उसका सबसे बड़ा भाई यशवेंद्र दौड़ता हुआ हॉल में आया और बोला, डैड, डैड, ऐसी खबर लाया हूं कि आप खुशी से पागल हो जाओगे। हरीश खन्ना ने यह सुनकर गरजती हुई आवाज में कहा, क्या बात है? सीधा सीधा बोल, घुमा क्या रहा है? तभी यशवेंद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे अभी अभी एक सोर्स से खबर मिली कि महायोद्धा वज्र आपके जन्मदिन पर आपसे मिलने आ रहा है। यह सुनते ही हरीश एकदम भौचक्का रह गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, क्या सच में? मेरा मतलब वॉर लेजेंड वज्र हमसे मिलने आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे जानते भी नहीं। यशवेंद्र ने अपने पिता का हाथ पकड़कर खुशी में झूमते हुए कहा, डैड, आपका नाम इस मुंबई शहर में इतना बड़ा है कि खुद वज्र, जिसकी शक्ल भी आज तक किसी ने नहीं देखी, वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ये सुनकर हरीश को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो खुशी से झूमता हुआ बोला, फिर तो हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हमें हर हाल में उस महान योद्धा को खुश करना होगा। हरीश की बात सुनकर यशवेंद्र ने रूपा और अदिति की तरफ देखकर कहा, तो सबसे पहले इन दोनों भिखारियों को यहां से निकालो। वज्र के सामने ये दोनों हमारी बेइज्जती ही कराएंगी। ये सुनकर हरीश ने यशवेंद्र को इशारा किया और उसने रूपा के बाल पकड़कर खींचते हुए कहा, आज के बाद अगर अपना ये मनहूस चेहरा यहां दिखाया ना, तो तेरा और तेरी बेटी का वो हाल करूंगा कि याद रखेगी तू। इतने में अदिति ने आकर यशवेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मॉम को, आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी यशवेंद्र ने एक जोरदार धक्का अदिति को मारा और वो सीधी जाकर दीवार से टकरा गई। आसपास खड़े रूपा के परिवार वाले सब मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। रूपा अदिति को उठाने के लिए आगे बढ़कर जाने लगी तो यशवेंद्र ने उसके बाल पकड़ते हुए उसे पीछे खींचते हुए कहा, अरे कहां जा रही है? तेरा पति तो कब का स्वाहा हो गया।
तेरा बेटा तुझे ही छोड़ गया और तेरी ये बेटी, इसकी अकड़ तो मैं आज निकालूंगा। यशवेंद्र ने रूपा को खींचकर दरवाजे के बाहर पटक दिया था। पूरे घर वाले खामोशी से इस पूरे नाटक को देख रहे थे। यशवेंद्र अदिति की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक जोरदार मुक्का आकर यशवेंद्र के मुंह पर पड़ा और वो उल्टा जमीन पर गिर गया। जैसे ही सबने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा तो एक 24 साल का लड़का खड़ा हुआ था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। विजेंद्र ने उस लड़के को आंखें दिखाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू रुक अभी, तेरी तो। तभी अचानक विजेंद्र की आवाज एकदम धीमी हो गई। शायद वो इस अनजान लड़के को पहचान गया था, मगर उस लड़के की निगाहें सिर्फ अपनी माँ और बहन पर थीं, जो उसे हैरानी और आंसुओं से देख रही थी। उनके दिमाग में एक चेहरा उभर रहा था, एक चेहरा जिसे वो 7 साल पहले खो चुके थे। विराज, मेरा बेटा विराज। रूपा तेजी से खड़ी हुई और उसने जाकर विराज को अपने गले से लगा लिया। सालों बाद विराज को अपनी मां का यह एहसास मिला था। रूपा ने विराज के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सच में मेरे सामने है? विराज मेरा बच्चा, तू कहां चला गया था? मुझे तो लगा था कि तू। विराज ने अपनी मां के बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं आ गया हूं अम्मा, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इतने में अदिति भी आकर विराज के गले लग गई। आज सालों बाद अपने भाई को देखकर अदिति फूट फूट कर रोने लगी। आप हमें छोड़कर क्यों गए? क्यों? हम सबको आपकी कितनी जरूरत थी। ऐसा क्यों किया भाई आपने? विराज अदिति का गुस्सा समझ रहा था। उसका मन काफी भारी हो गया था, मगर इससे पहले वो अदिति से कुछ कहता, यशवेंद्र ने अपने मुंह से निकलते हुए खून को साफ करते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इतने सालों से मैंने तेरी इस विधवा मां और इस बदचलन बहन को झेला। तभी विराज ने एक और तमाचा अपने चाचा के गाल पर जड़ते हुए कहा, आज के बाद दोबारा मेरी मां और बहन के बारे में कुछ भी गलत बोला तो तेरी जबान खींच लूंगा। पूरा खन्ना खानदान विराज के इस अंदाज से हैरान खड़ा हुआ था। तभी विराज के दादा हरीश ने एकदम सख्त अंदाज में कहा, लगता है तुम 7 साल पहले की बात भूल चुके हो, तुम्हें फिर से समझाना पड़ेगा। ये सुनते ही विराज के कदम उसके दादाजी की तरफ बढ़ गए। एक ऐसा चेहरा जिससे विराज सबसे ज्यादा नफरत करता था। विराज ने अंगारे भरी आवाज में कहा, अब मैं वो 17 साल का विराज नहीं। आपने और आपके प्यारे बेटों ने इतने साल में बहुत ऐश कर ली। अब आप लोगों का हिसाब होगा, मेरी मां के आंसुओं का हिसाब होगा। विराज की बात सुनकर हरीश ने खड़े होकर गुस्से में कहा, लगता है तू अपनी तमीज भूल गया है। अपने चाचा पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? और ऐसा क्या उखाड़ लिया तूने इतने सालों में? ये सुनकर विराज ने अपनी नफरत भरी निगाहों से अपने दादाजी को देखते हुए कहा, क्या उखाड़ा है और क्या नहीं, इसका पता आपको अपने आप चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। विराज की ये बात सुनकर सब लोग एकदम अलर्ट हो गए। तभी उसने वहां मौजूद हर एक मेंबर की तरफ देखकर एकदम मजबूत आवाज में कहा, इतने सालों में तुम लोगों ने जो जो भी मेरे परिवार से हड़पा, हर एक चीज वापस कर देना, वरना मैं तुम सबको इस शहर के नक्शे से मिटा दूंगा। ये कहकर विराज रूपा और अदिति को लेकर वहां से निकल गया था। आज जो लौटा था वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो एक तूफान था, एक वज्र जो अब हर रिश्ता, हर फरेब और हर झूठ को चीरने आया था। जिस विराज को उन्होंने कभी कमजोर समझकर ठुकरा दिया था, आज वही विराज जंग का ऐलान कर गया था। परिवार के ये सारे गिद्ध अब भी उसकी बातों पर हंस रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था उनकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आखिर क्या वजह थी विराज की अपने परिवार को छोड़कर जाने की और लौट कर आने की? अब क्या करेगा विराज? क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि विराज ही वज्र है? आखिर क्या हुआ था 17 साल पहले?